मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अब क्या करूं? कंसल्टेंट ढूंढूं या फिर खुद ही काम करना स्टार्ट कर दूं? भाई गवर्नमेंट तो कहती है बहुत आसान है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में कंप्लायंसेस फॉलो करना, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड बता रहा था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें कई सारे इश्यूज हैं, आगे चल के बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पेनल्टीज भी आती हैं, तो कई सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसी प्रकार की जो मेजरली लोग जाने अनजाने में गलतियां करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि वो गलतियों को सुन के आपको भी अपनी गलती का एहसास हो जाए कि आप भी उस प्रकार की कोई मिस्टेक कर रहे हो शायद इस समय। मेरे हिसाब से ये वीडियो दो टाइप से काम आएगी आपको। पहले नंबर पे ये उन जीएसटी जो कि नए रजिस्ट्रेशन लेकर आए हैं उनको अवेयर करेगी कि आगे आने वाले टाइम में ये कंप्लायंसेस करनी होती है, और दूसरे नंबर पे ये आपको वीडियो उस तरीके से अवेयर करेगी कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं तो क्या वो अपने काम में अपने प्रोसीजर में कोई गलती तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो के माध्यम से वो शायद ठीक कर पाए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूरज पाहुजा, आपने देखना स्टार्ट कर दिया पीएसए जो कि मेरे चैनल का नाम है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इसी प्रकार की अच्छी वीडियो आपको टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इनवॉइस से रिलेटेड। भाई साहब, आप जब भी इनवॉइस बना रहे हो ना, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि इनवॉइस में बड़ी सारी गलतियां देखने को प्राप्त होती है। जैसे कि टैक्स गलत लगा हुआ है। आपने दिल्ली में, मान लीजिए आप दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो दिल्ली टू दिल्ली जो है, अगर लोकल हम सेल करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी का प्रयोग किया जाता है, और दिल्ली के बाहर अगर हम या सेंट्रल में सेल करते हैं तो उस समय हमें आईजीएसटी का प्रयोग करना होता है। लेकिन इनवॉइसेस के अंदर बड़ी मेजरली मिस्टेक देखी जाती है कि लोग सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी लिखने में गलती करते हैं। दूसरे नंबर पर गलती है कि जीएसटी नंबर डालना भूल जाते हैं। तीसरे नंबर पर गलती है इनवॉइस नंबर प्रॉपर नहीं होता। जैसे कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद में नई सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन वो सीरीज कंटिन्यू रखते हैं लोग। तो ये मेजरली मिस्टेक है इनवॉइसेस के अंदर जो कि लोग नहीं करते हैं। उसमें लोगों को अभी भी, कई सारे लोगों को बिल बनाने में कंफ्यूजन रहती है कि हमें बिल टू शिप टू में कौन से स्टेट को कंसिडर करना है। कि आपने बिल जो किया वो किया दिल्ली के बाहर यानी कि मुंबई में, और आपका जो सामान डिलीवर होना है वो दिल्ली के अंदर ही होना है, ठीक है। तो उस केस में जो डीलर है कंफ्यूज हो जाता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं या आईजीएसटी लगाएं। तो इसका सोल्यूशन है कि जो भी बिल टू वाली जगह होगी, यानी कि दिल्ली के अगर आपका बाहर माल बिका है तो उसमें हमारे को उसका जीएसटी नंबर देखना है कि वो जीएसटी नंबर कहाँ का है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल कहाँ पर हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंगली हमारे को वो बिल इशू करना है और उसी के अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी। इस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल है। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि हमारा माल बिका तो मुंबई के डीलर के पास में। दूसरे नंबर पर जो बेसिकली दिक्कत आती है लोगों को, वो जो गलती मैंने एनालाइज करी है प्रैक्टिकली, वो है ई वे बिल से रिलेटेड। अभी तक भी लोगों को ये ज्ञान नहीं है पूरी तरह से कि हमें ई वे बिल कैसे बनाना है और ई वे बिल किस सरकमस्टांसेस में बनेगा। मान लीजिए कुछ लोग हैं वो अभी भी ये मानते हैं कि मान ले हमारे को दिल्ली के अंदर 1 लाख से ऊपर का माल बेचना है और हमारा नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू जाएगा तो हमारे को जीएसटी के ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, इसके ऊपर अमेंडमेंट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक का सीमा है अगर आपकी दिल्ली टू दिल्ली बेचने की। मैं सिर्फ दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिल्ली टू दिल्ली अगर आप अपना सामान बेच रहे हैं और 1 लाख रुपए तक का बेच रहे हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 लाख से ऊपर आप चाहे पड़ोस में अपना सामान बेचें, आप देखिए प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यही है कि आप अगर अपने साथ वाली बिल्डिंग को भी माल सामान बेच रहे हो ना तो भी ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है 1 लाख से ऊपर के केस में। कुछ लोग इस चीज का फॉलो नहीं करते हैं और उस चीज में वो उनका कहीं ना कहीं डिफॉल्ट चल रहा है और उस डिफॉल्ट का उन्हें आने वाले वक्त में पता जरूर लगेगा। एक और चीज जो है मैंने नोटिस करी है वो है हमारा जीएसटी नंबर डिस्प्ले करने की। हमारी गाइडलाइन कहती है जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू कि हमारे को अपना जीएसटी नंबर प्रिंट करके या फिर कोई बोर्ड बनाकर जिसमें कि कंपनी का नाम, जीएसटी का नंबर और हमारा कोई फोन नंबर और ईमेल एड्रेस या और हमारी कंपनी का एड्रेस अवेलेबल हो, एक ऐसा बोर्ड बनाकर हमारे को अपने प्रीमिसेस के अंदर, जहां जो सी भी हमारी रजिस्टर्ड प्रीमिसेस है उसके बाहर हमारे को ये दिखाना होता है, लगाना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी ये चीज नहीं की हुई है।
तो कृपया करके इस चीज को करिए। चाहे आप कोई A4 शीट के ऊपर ही अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर जीएसटी नंबर डाल लीजिए, लेकिन आपको जीएसटी नंबर आपके प्रीमिसेस पे डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी। एक प्रैक्टिकल इशू और आया हमारे सामने, कई सारे लोगों की जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स जो है वो पेंडिंग चल रही है जुलाई अगस्त 2017 से। फिलहाल जो पेनल्टी है वो 20 रुपए प्रति दिन की है नील के केस में, और अगर आपका कोई डेटा होता है रिटर्न के अंदर तो वो 50 रुपए प्रति दिन चलती है, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपए तक जाती है पर मंथ की। तो बेसिकली ये बहुत सारे लोगों को मैंने एनालाइज किया है, कई सारे केसेस आते हैं मेरे पास भी, क्लाइंट आते हैं, तो उनकी जो जीएसटी की रिटर्न्स है वो जीएसटीआर 1 तो उन्होंने फाइल कर रखी है क्योंकि उस पर पेनल्टी नहीं लगती ना दिखती है। पीछे उन्होंने अमेंडमेंट तो की थी जनवरी के अंदर कि भाई अब जीएसटी की 1 के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली देखा नहीं गया। लेकिन जीएसटीआर 3B की जो पेनल्टी है वो हमारे को तब तक जीएसटीआर 3B फाइल करने नहीं देता जब तक हम वो पेनल्टी नहीं भर देते हैं। ठीक है, तो कई सारे केसेस में मैंने ये एनालाइज किया है कि जीएसटीआर 3B की पेनल्टी जुलाई 2017 से पेंडिंग चली आ रही है, वो सिर्फ अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते आ रहे हैं, और कई केसेस में तो उनके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुके हैं उसी कारणवश। और अगर आप 3B पीछे अमेंडमेंट आई थी कि 2 महीने आप जीएसटीआर 3B नहीं भरेंगे तो ई-वे बिल आपका जो है कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको ई-वे बिल की फैसिलिटी छीन ली जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन कई लोगों को उससे भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी सेल जो थी वो B2C थी, या फिर B2B थी भी तो इतनी बड़ी कोई सेल नहीं थी, 50-50 हजार लाख रुपए से नीचे जा रही थी। ठीक है, तो उस केस में जो बेसिकली दिक्कत थी वो जीएसटीआर 3B की पेनल्टी उन्हें लोगों को ही नहीं मालूम, एक्चुअली उनके अकाउंटेंट से गलती हुई या फिर जीएसटीआर 3B का डेटा देने के टाइम की गलती हुई। जो क्लाइंट ने जीएसटीआर 3B का डेटा जो है अपने कंसल्टेंट को लेट दिया, उस कारणवश वो जो पेनल्टी है वो इंक्रीज होती रही। उसका कंसल्टेंट उन्हें बोलता रहा कि सर पेनल्टी बढ़ रही है, पेनल्टी बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है अभी पैसे अभी नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिकल इश्यूज है वो बहुत देखे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और उसी के ऊपर शायद आज निर्णय भी आ जाएगा तो एक राहत भी मिल सकती है लोगों को इस बारे में कि एक पेनल्टी उनकी छूट जाए। लेकिन अल्टीमेटली है तो ये डिफॉल्ट ही ना कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए जिन लोगों की 2 साल की पेंडिंग है उनको 1.5-2 लाख रुपए की पेनल्टी अगर आज की डेट में भरनी पड़ जाए, उन्होंने पूरे साल में 2 साल के अंदर इतने की सेल नहीं करी जितने की उनको पेनल्टी भरनी पड़ जाए, तो ये एक उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है? ये हरासमेंट सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण है, और ये अवेयरनेस उनका कंसल्टेंट शायद उन्हें दे रहा है, उनके पास प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है, या क्या अदर इशू है हमें नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत सारे केसेस हैं मार्केट के अंदर जिनकी ये दिक्कतें चल रही हैं। हमने बहुत बहुत बड़ी मेजर जो ब्लंडर है वो देखा गया है अपनी ऑडिट जब हम करते हैं जीएसटी की, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर निकल के आता है सामने कि भाई लोगों ने अपना जो इनएलिजिबल इनपुट है उसका भी क्रेडिट यूज किया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि थोड़ा कम जानकारी है उन्हें जीएसटी की, लेकिन अपना काम खोलकर बैठ गए जीएसटी का, और उन्होंने क्लाइंट ने बोला जी मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मेरा 4 लाख रुपए का इनपुट बनता है, क्या मुझे मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ जी इनपुट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो इनपुट भी उन्होंने क्लेम करवा दिया और उसके अगेंस्ट में उन्होंने आगे बिल काट रखे हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम कि ये डिफॉल्ट है, उसका इनपुट अलाउ नहीं होता। बेसिकली देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम, गवर्नमेंट तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जीएसटीआर 3B अलाउ कर रखे कि आप उसमें अपनी मर्जी से बताइए कि आपका क्या क्रेडिट बनता है। जब ये चेकिंग होती है ना, जीएसटीआर 9 या 9C फाइल होती है ऑडिट के केस में, तो उस केस में ये चीजें निकल कर आती हैं, और तब क्लाइंट को पता चलता है कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया। उसको पीछे का जाकर 4 लाख रुपए का अगर टैक्स आज की डेट में एकदम से आ जाए उसके ऊपर, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़े साथ में, तो उसकी हालत बहुत टाइट हो जाती है। तो ये भी एक मेजर इशू देखने को मिला हमारे को रिटर्न्स के अंदर जब हमने ऑडिट करी थी इस बार जीएसटीआर 9C की। तो उस समय हमारे को ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने इनएलिजिबल इनपुट भी क्लेम किया हुआ है और उसका बेनिफिट भी क्लेम किया हुआ है। तो ये एक इशू है, तो इसलिए इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट्स की लिस्ट दी हुई है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कि उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है, तो वो क्रेडिट आपको छोड़ना होता है, वो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उस ब्लॉक्ड क्रेडिट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी रिटर्न फाइल की। और मेजर मिस्टेक हमने रिटर्न्स के अंदर चेक करी है कि कई सारे लोगों ने अपना जो जीएसटी का इनपुट है वो सिर्फ और सिर्फ बोगस बिल के आधार पर लिया हुआ है। बोगस बिल का मतलब ये हो गया कि वो एक्चुअली माल जहां से खरीद कर लेकर आए उसने बिल नहीं दिया, उस बिल पे जो टैक्स है उसको बचाने के लिए उसने कहीं और से माल सिर्फ और सिर्फ बिल परचेज कर लिया। उस बिल को जो परचेज करा उसने, तो बाई चांस
उस समय तो उसको क्रेडिट मिल गया, लेकिन आने वाले 6 महीने 8 महीने के बाद में ये पता चला कि जहां से उसने क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट देने वाली कंपनी फ्रॉड थी, और वो फ्रॉड के चक्कर में फंस गई, और उस कारणवश उनको भी चक्कर काटने पड़े, और जो उन्होंने पीछे टैक्स पे किया था उसको बिल देने के लिए, वो टैक्स भी उनकी जेब से गया अल्टीमेटली, और उसके ऊपर कई सारी लिटिगेशन भी उनको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका जो एक नंबर का काम था उसके ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लग गया इस तरीके से। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जहां से बिल परचेज करके लेकर आ रहे हैं, क्या वो बोगस डीलर तो नहीं है। कई बार क्या होता है, मैंने ये भी चेक किया है कि कई सारे बंदे जहां से माल परचेज करके लेकर आए, तो उसको उस डीलर ने उसका अपनी कंपनी का बिल ना देके किसी और कंपनी के बिल से माल बेच दिया। तो उस केस में उसने उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जिस कंपनी से उसके पास बिल आ रहा है वो कोई बोगस कंपनी है। तो उस चीज के लिए उसको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि जहां से भी वो माल खरीद के लेके आ रहा है, जिस भी दुकान वाले से माल खरीद के लेके आ रहा है, उस बिल को अच्छे से चेक कर ले कि उसके ऊपर उसका एड्रेस सही डला हुआ है या नहीं डला हुआ, उसका जीएसटी नंबर उसकी दुकान पे लगा होगा, वहां से बिल पे चेक हो सकता है, वेरीफाई हो सकता है। इसीलिए ये बोला गया है कि आपको अपना जीएसटी नंबर आपकी दुकान के बाहर लगाना होगा। तो इस चीज को थोड़ा चेक करिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार के ट्रैप में फंस सकते हैं, और आने वाले वक्त में आपको डबल टैक्सेशन लग सकता है, और टैक्सेशन तो लग ही सकता है, साथ में पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है, चाहे आप इस केस में कितने ही सही क्यों ना हो। एक और एक्सपीरियंस रहा हमारा एक गलती के साथ में। वो गलती क्या थी, कुछ डीलर्स जो हैं थोड़े चालाक बनने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट पे तो सिर्फ 5% है, लेकिन मैं इसके ऊपर 18% लगा दूंगा तो 13% का मार्जिन और इंस्टेंटली आ जाएगा मेरे पास में। तो ये भी एक चीज देखी गई है मार्केट के अंदर, लेकिन ये लोग कहाँ फंस जाते हैं, जब जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ती है इनको, तो जीएसटीआर 9 के केस में क्या होता है, पीछे से जब माल आया जिस एचएसएन कोड पे, उस पे तो 5% है, और जब माल आगे गया तो वो बन गया 18% का। ठीक है, जबकि वो 5% का ही माल था। नॉर्मल ट्रेडर के केस में मैन्युफैक्चरर तो है नहीं कि भाई कोई 5% की चीज लाके उसके अंदर हेरा फेरी करी और उसके अंदर 13% का वो जीएसटी अलग लग गया। ठीक है, ये ऐसा केस तो है नहीं, नॉर्मल केस है जिसके अंदर की पीछे माल आया 5% का सेम एचएसएन कोड पे, और सेम एचएसएन कोड पे आगे बेच रहे हैं 18% लिख के, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो ये प्रॉफिट चलेगा नहीं सर, ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, या तो जीएसटीआर 9 में पकड़ा जा सकता है, या फिर कोई क्लाइंट आपके अगेंस्ट में जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। तो इस तरह की आप अगर गलती कर रहे हैं और पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये प्रैक्टिस बंद करने की जरूरत है। और फाइनली जो मेजर इशू है मार्केट के अंदर, जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है, वो है जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने का। मैंने पीछे एक्सपीरियंस किया है, पिछले जब से एनुअल रिटर्न का केस आया है, कि लोग ना एनुअल रिटर्न फाइल करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इश्यूज हैं, उनकी जो मिस्टेक है, वो जीएसटीआर 9 फाइल करते ही सामने आ जाएंगी सारी की सारी। तो बहुत सारे लोगों ने जीएसटीआर 9 फिल ही नहीं करी, और उसी कारणवश जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे को बोला अल्टीमेटली कि भाई 2 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी जीएसटीआर 9 है, आपकी टर्नओवर है, सॉरी, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 भरनी ऑप्शनल है अभी फिलहाल 18-19 और 17-18 के लिए। ठीक है, और 19-20 की अभी कोई बात नहीं की गई है, और 18-19 के अंदर इन्होंने 5 करोड़ तक लोगों के लिए भी जीएसटी की ऑडिट के लिए ऑप्शनल कर दिया है फिलहाल के लिए। तो एक बार इस चीज का भी ध्यान रखकर चलिए कि भाई साहब आगे चल के आपको जवाब देना है डिपार्टमेंट को। अभी जीएसटीआर 9 में आप छूट जाओगे किसी भी तरीके से, तो कभी डिपार्टमेंट की साइड से किसी तरह का नोटिस आ गया आपके पास में, तब भी आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो जीएसटीआर 9 भी भरी है अपने केसेस के अंदर, और जीएसटीआर 9 भरनी बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं भरते हैं जीएसटीआर 9, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसा कोई कारण बन सकता है आगे डिपार्टमेंट का कि इस व्यक्ति ने जीएसटीआर 9 नहीं भर रखी, इसकी सेल तो ठीक ठाक है, मतलब 3-4 करोड़ रुपए तक वाले सेल है, और उसने ऑप्शनल के चक्कर में उसको छोड़ रखा है किसी तरीके से कि भाई 2 करोड़ रुपए तक वालों के लिए ऑप्शनल है, तो 5 करोड़ की ऑडिट तो है नहीं, सिर्फ 9 भर देते हैं, उल्टी सीधी कैसी भी 9 सी तो हमें भरनी नहीं है, हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट अल्टीमेटली आपको दाना ही फेंकता है किसी भी प्रकार से, जिससे कि आप उस दाना को चुगने के लिए आओ और आपको पकड़ा जाया जा सके। तो इसलिए थोड़ा संभल कर काम कीजिए। ये कुछ आज मैंने इश्यूज आपको बताए हैं। मेजरली लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके चुपचाप काम करना शुरू कर देते हैं, और आधी से ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है। आज कई सारे पॉइंट्स मैंने बताए, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं। शायद आपको वो पॉइंट्स अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आगे फैलाइए, ताकि लोगों को और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा तब तक उसे ठीक कैसे करेंगे। ठीक बात है ना। तो आज के लिए हमारा जो कंसेप्ट था वो यहीं पे दी एंड करते हैं, इस वीडियो को भी दी एंड करते हैं।
होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद।